हेलो स्टूडेंट्स, तो वापस से हम अपनी नई वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसका शीर्षक है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसे आप चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं। किस प्रकार ये बॉन्ड कार्य करता था और इसकी क्या ज़रूरत थी चुनावी पार्टियों को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों असंवैधानिक बोल करके खारिज कर दिया है, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बॉन्ड का कार्य क्या था ये भी हम आपको बताएंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों ये बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी अति आवश्यक होता है और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसे चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं। हिंदी में पहले लिख देते हैं, चुनावी बॉन्ड भी इसे कहते हैं। सबसे पहले 2017 में इसकी पेश किया गया था। इसको कहाँ पे पेश किया गया था? लोकसभा में। लोकसभा में इसे पेश किया गया था। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ लोकसभा, ठीक है। 2017 में इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इस बॉन्ड को। इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली जी। अरुण जेटली उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, ठीक है। आप जिसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं अंग्रेजी माध्यम के लिए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब थे। उन्होंने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया। किसके तहत? धन विधेयक। एक धन विधेयक के रूप में उन्हें इसे प्रस्तुत किया था 2017 में, ठीक है। ये बजट में प्रस्तुत किया गया था। बजट पर 2017 के बजट में इसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि ये धन विधेयक हो गया, इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज होती है कि ये केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक अगर लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में धन विधेयक पास हो या ना हो कोई अर्थ नहीं होता है। अगर वो लोकसभा में पास हो चुका है तो उसे राज्यसभा में भी पास माना जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा उस बिल को रोकने की शक्ति नहीं रखता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं रखता है। 2017 में इनकी पार्टी का बहुमत लोकसभा में तो था लेकिन राज्यसभा में नहीं था, इसीलिए इसे धन विधेयक के रूप में पास किया गया या पेश किया गया। उसके बाद में ये पास हो गया और एक लॉ के रूप में आपके सामने आया। चुनावी बॉन्ड होता क्या है? चुनावी बॉन्ड का अर्थ है, या इलेक्टोरल बॉन्ड, जिससे आप अपनी पार्टी को आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं। आर्थिक रूप से समर्थन का अर्थ है पैसे देते हैं। पहले भी इस पैसे को दिया जाता था लेकिन उसमें काफ़ी जो है काले धन का प्रयोग होता था, जिस कारण से 2017 में अरुण जेटली जी ने लोकसभा में इसे धन विधेयक के रूप में पारित करते हुए इसमें 2 कानून और 2 पॉइंट इसमें और थे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला है कि आप 2000 से अधिक 2000 रुपये से अधिक जो पैसा है वो कैश में अपनी पार्टी को नहीं दे सकते, ठीक है। ₹2000 पैसे तक के आप अपनी पार्टी को कैश में दे सकते हैं। दूसरा,
ऑनलाइन या चेक। ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2000 रुपये तक के सिर्फ और सिर्फ कैश में आप अपनी पसंदीदा पार्टी को पैसे दे सकते हैं, लेकिन अगर 2000 रुपये से अधिक पैसा आपको अपने समर्थन, जो आर्थिक समर्थन है अपनी पार्टी को देना है, तो वो केवल ऑनलाइन माध्यम से या चेक के माध्यम से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इससे क्या होता था कि पारदर्शिता बनी हुई रहती थी कि कितना पैसा किसको जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ब्लैक मनी का जो है संचार कम होगा, ब्लैक मनी का यूज़ कम होगा, काले धन का प्रयोग कम होगा। इसलिए ये एक चीज़ अच्छी थी उस चीज़ में कि आप ऑनलाइन माध्यम से और चेक के माध्यम से ही 2000 से ज़्यादा पैसा अपनी पार्टी को दिया जा सकता है। अब ये पैसा ऑनलाइन माध्यम से आप कहाँ देंगे? SBI करके एक बैंक होता है, SBI एक बैंक है जैसे कि आप सभी जानते हैं। SBI बैंक ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड को, या नीचे तक के दिख रहा है, ठीक, SBI बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जनरेट करता है, मतलब कि आपको देता है। आप जाकर के SBI में आप जाएंगे, अपना पैसा पकड़ लेंगे, आपको जैसे 1 लाख रुपया देना है, 1 लाख रुपये लेकर के आप SBI में जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमको 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दो। आपको वो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा, उसको आप जाकर के अपने दल को देंगे। दल का अर्थ होता है चुनावी दल, ठीक है। चुनावी दल को आप जाकर के वो पैसा बॉन्ड दे देंगे। याद रखिएगा, वो बॉन्ड आपने बैंक से लिया और चुनावी दल को दे दिया है। जब आपने वो बॉन्ड चुनावी दल को दिया, जब आपने वो बॉन्ड अपने पार्टी को दिए थे, तो 15 दिन के अंदर वो बॉन्ड ले जाकर के उन्हें वापस बैंक में जाकर के जमा करना पड़ेगा अगर उनको पैसा चाहिए तो। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने ये बॉन्ड बैंक को नहीं दिया और पैसा नहीं निकाला, इसका मतलब वो बॉन्ड जो है वो खारिज मान लिया जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो चुकी रहेगी। तिथि जो है, डेट, वो वैलिडिटी जो उस बॉन्ड की रहेगी वो केवल 15 दिन की ही रहेगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब इशू हो गया है अगर बैंक से, और वो कितने दिन तक के वैलिड रहेगा, तो केवल और केवल 15 दिनों तक के ही आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वैलिड होता है। ठीक है, इसे केवल और केवल SBI बैंक है, SBI ही जनरेट करता है। इसके आगे की भी बात और हम जानेंगे कि कैसे इस बॉन्ड की शुरू हुआ था, इसमें क्या क्या बदलाव हुए और क्यों यह असंवैधानिक हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों खारिज कर दिया। तो आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए, पहले भी मैंने आपको बता चुका है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किया था, यानी कि इसकी जो शुरू करने की जो डेट है, मतलब कि जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो कब से हुई? 2018 से हुई है। ठीक है, 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। शुरू नहीं हुआ था, इसकी सिर्फ घोषणा की थी 2017 में। अरुण जेटली जी ने क्या किया था? इसका सिर्फ घोषणा किया था, शुरू नहीं किया गया था। अरुण जेटली जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2017 में, लेकिन ये शुरू कब से हुआ? 2018 से ये शुरू किया गया। ठीक है, 2018 से शुरू और घोषणा हुई थी 2017 में। ठीक है, राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि आपकी जो भी फेवरेट पार्टी है, जो आपकी पसंदीदा पार्टी है, उसको आप आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, चुनावी बॉन्ड के थ्रू, और आप उनको चंदा देते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप क्या करते हैं? अपने फेवरेट पार्टियों को चंदा देते थे, देते हैं नहीं, देते थे। ठीक, 2018 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंजीकृत दलों को इसका लाभ मिलता था। तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, पंजीकृत दलों को तो नाम मिलता था, लेकिन यहाँ पे दानकर्ता जिसने दान दिया उसका नाम जो है वो गुप्त रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गुप्त रखा जाता था ये नाम। और आर्टिकल 19 का ये हनन है।
अभी जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा तब आपको इस बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, दानकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता था। जैसे कि मैंने किसी पार्टी को दान दिया तो मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, अब वो किस हिसाब से 1 करोड़ रुपए दिया, मेरे पास में किस हिसाब से इतना पैसा आ गया, लेकिन अब याद रखिएगा, जैसे कि मेरे ऊपर किसी का उपकार है, किसी ने मेरे को लाख रुपए ला करके दिया कि भैया आप अपनी सरकार बनाओ, मैं आपको लाख रुपए ले करके लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड देता हूँ, आप अपनी सरकार बनाओ, मैं आपको समर्थन करता हूँ। लाख रुपया है, मेरे को अच्छी तरीके से याद रहेगा भैया इस व्यक्ति ने मेरे को लाख रुपए दिया था, मतलब वो व्यक्ति भी जानता है कि आगे अगर इसने मेरा ध्यान रखा, इसकी सरकार बनी तो मेरा कहीं ना कहीं लाभ है, मैं इसको कुछ चीज़ बोलूँगा तो वो तो नकार सकता नहीं, क्योंकि आपका उपकार है अगले व्यक्ति के ऊपर। तो कंपनीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती थी और दलों को देती थी। बड़े बड़े उद्योगपति भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दलों को चंदा देते थे। ऐसी काफ़ी बिजनेसमैन भी थे जो अपना, आज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सरकार बिजनेसमैन के ऊपर उतना एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि वो जानती है कि पैसा उनको कहाँ से मिल रहा है। किसी भी कोई भी प्रकार की सरकार हो, मैं ऐसे किसी प्रकार के एक पर्टिकुलर सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जब भी अगर आप किसी को लाख रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लाखों में तो बात होती नहीं। भारत की खास बात यही है कि 100 करोड़ से नीचे तो यहाँ बात ही नहीं करते चुनावी पार्टी, ठीक है, या कोई भी नेता। 100 करोड़ से नीचे हटो यार, 100 करोड़ नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है। 100 करोड़ के नीचे यहाँ फिल्म नहीं बनती, हालांकि फ्लॉप वॉप हो जाती है लेकिन 100 करोड़ के नीचे भारत बात नहीं करता। ठीक है, तो जो भी दान करता कितना ही पैसा दे दे, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, कितना ही कोई भी बॉन्ड खरीद करके पैसा दे सकता है किसी भी पार्टी को। एक सेकंड रुकिए, रेडी, ठीक। तो दानकर्ता का नाम पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता था। वो कितना ही पैसा अपनी पार्टी को दे दे, वो निष्फिक्र रहे कि उसको ऐसा किसी भी प्रकार से डराया नहीं जाएगा। हालांकि डराया जाता था कि नहीं जाता था वो तो वही बताएंगे, आगे जाकर आपको बताएंगे किस प्रकार डराया जा सकता था। तो दानकर्ता का नाम पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ हो सकती थी, इसीलिए आपको आगे बताऊंगा कि इसको खारिज क्यों किया गया। चंदे का जो भुगतान है वो 2000 रुपये कैश किया जा सकता है। उससे अधिक अगर आपको चंदे का भुगतान करना है या चंदा देना है अपनी पसंदीदा पार्टी को, तो वो 2000 रुपये से अधिक अगर देना है तो वो ऑनलाइन या चेक के माध्यम से दिया जा सकता है, कैश में नहीं दिया जा सकता। अब पंजीकृत तो बोल दिया है भाई, है ना, पंजीकृत तो अब बोल दिया है, लेकिन पंजीकृत में कौन सी पार्टी आएगी, इसी के लिए एक नियम है आपके पास में। भारतीय संविधान में एक नियम है, लोक प्रतिनिधित्व नियम अधिनियम 1951, याद रखिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत दल, जितने उसके तहत पंजीकृत दल है, वो आम चुनाव में 1% वोट हासिल करना पड़ता है उनको। जब तक कि वो रजिस्टर नहीं होंगे, पंजीकृत नहीं होंगे, तब तक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। पंजीकृत दल जो आम चुनाव में 1% वोट उनको पाना ही होता है, तभी वो इस में आ सकते थे और 2018 के इस बॉन्ड के उन समूहों में शामिल हो सकते थे और वो इसका लाभ उठा सकते थे। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो ऐसे दल दो जो 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हुए हैं और आम चुनाव में 1% वोट उन्होंने हासिल किया। पूरे आम चुनाव की बात करें, जैसे आम चुनाव में 100 वोट पड़े हैं और कोई एक दल है उसने 1 वोट हासिल किया है, दूसरा दल है वो उसने 2 वोट हासिल किया है, तो ये दोनों उसमें आएंगे। अगर किसी ने 0.05 किया है या 0.5 किया है तो वह दल इसमें शामिल नहीं होते थे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात तो ये है सबसे
अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले शुरुआत कब हुई इस बॉन्ड की, तो शुरुआत हुई थी 2018 में। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2017 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का काम क्या होता था, तो कोई भी बोलेगा तो राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के रूप में सहायता करता था। ठीक है, चंदे के रूप में पैसे की जरूरत होती थी। द्वारा 2018 केवल पंजीकृत दलों को ही, अब ये चंदा अगर पूछ लेगा कि किन को मिलता था, तो केवल और केवल पंजीकृत दलों को ही ये चंदा दिया जाता था। और पंजीकृत दल कौन होते थे, तो आपके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 29A जो आम चुनाव में 1% वोट हासिल कर देता था जो दल, वो इसके अंदर आ जाते थे। आगे देखते हैं कि इसकी खास बात क्या थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके फायदे क्या थे और आलोचनात्मक बातें क्या थी। थोड़ा सा इसमें नज़र डाल देते हैं। चुनाव बॉन्ड के फायदे क्या थे। दान या चंदे के फंड में पारदर्शिता, मैंने पहले भी आपको बोल चुका है, जब बैंक में पैसा जाएगा तो उसमें वो पारदर्शिता की जो बात है वो सामने आ जाएगी कि किसने कितना पैसा दिया है, और काले धन का जो है वो प्रभाव जो है वो कम होने लगेगा। तो ये दान या चंदे में पारदर्शिता की बात यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दान चंदे है ना, ये दान बोल सकते हैं या तो आप चंदा बोल सकते हैं। उपयोग का खुलासा करना की जवाबदेही। ठीक है, अब जिसने आपने दान दिया है तो वो दान को आपने कहाँ लगाया है, किस कार्य के लिए लगाया है, उसकी भी जवाबदेही बनती थी चुनावी पार्टियों की। कैश का लेन देन कम। ठीक है, कैश का जो लेन देन है वो कम इससे हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या है कि ब्लैक मनी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक मनी का जो कैश में जो लेन देन होता था उसकी कमी हो जाएगी, और जब पारदर्शिता बैंक में चले जाएगा तो पता चल जाएगा किसने कितना रुपये डाला, और उसके कारण ब्लैक मनी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आलोचनाएं क्या क्या होती थी इसकी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको, आइए चलिए बात करते हैं कुछ आलोचनाओं की। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आलोचना में आते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर आपने तो ये 3 फायदे में गिनाए थे, अब आप बोल रहे आलोचना है। आप शायद भूल जाते हैं कि आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ का व्यक्ति एडवांस नहीं, ओवर एडवांस है। ठीक है, अभी कुछ सालों पहले आपने नोटबंदी देखी होगी, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, चंदे में के फंडिंग में पारदर्शिता। चंदे की अगर फंडिंग किसी बड़े व्यक्ति को जो अरबपति है, करोड़ोंपति है, बड़े बड़े उद्योगपति को देनी है तो 2000 तो कैश में हो सकता है। 100 लोगों को अगर 2000 रुपये दे दिया जाए तो कितना रुपये वो लोग कैश में जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपया। वही अगर उनके बैंक खाते में अगर 2 लाख रुपये सीधा डाल दिया जाए, 100 लोगों को दे दिया जाए, कितना हो जाएगा, 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए तो आपका काला धन ही है ना। और इनकम टैक्स कितने में लगता है, 2.5 लाख में। जब तक आपके पास में 2.5 लाख रुपए नहीं होता, आप इनकम टैक्स नहीं पटाते, तो आप तो 2 लाख रुपए ही भेज रहे फिर भी लोगों के पास। जब आप 2 लाख रुपए लोगों के तक दे रहे तब आपके पास में कितना मिल रहा है, आपको 2 करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिल रहा है। इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि पहला वाला कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये उसकी आलोचना हो गई, और ये चीज़ हुई है, आपने नोटबंदी में देखी है। इसलिए ठीक है, 2000 रुपये अगर आप कैश में 100 लोगों को दे देते थे 2 लाख रुपया, वही अगर 2 लाख रुपये आप 100 लोगों के खाते में डाल देते हो, चलिए इसमें कम मिलेगा थोड़ा सा, 195 मिलेगा लाख। अब आप बोलेंगे सर 2 करोड़ रुपए सही था। भाई आप इंडिया जैसे देश में रहते हो, मैं वापस बोल रहा हूँ, 4-5 आदमी पैसा लेके भागेगा भी तो, 4-5 आदमी पैसा लेके भागेगा तो कम नहीं होगा जी पैसा। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मजाक में ले लीजिए, 2 करोड़ रुपए ही मिलेगा। ठीक है, 2 करोड़ रुपए आपको मिल गया, मतलब ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं ये सही तरीके से काम करने में थोड़ा असमर्थ है, क्योंकि बैंक उसको एज अ वाइट मनी ही देखेगा। दूसरा है कि चंदे के उपयोग का खुलासा करने की जवाबदेही है समूह की। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, आप इंडिया में रहते हैं,
सामान यहाँ 100 रुपये का होता है, बिल हम बनाते हैं 150 का, GST वाला बनाते हैं। रोड में अगर 1 स्क्वायर फीट की रोड बनाने में 100 रुपया चाहिए तो हम वहाँ 150 रुपये मिलते हैं, मतलब 50 रुपये हमारे जेब के अंदर जाते हैं। ये भी खारिज हो जाता है इससे। कैश का लेन देन कम, ठीक है, कई मात्रा में कैश का लेन देन कम होगा, 2 लाख रुपया ही आप बस वो कर पाएंगे ब्लैक मनी में, थोड़ा तो कैश का लेन देन थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैश का लेन देन तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं कैश का लेन देन तो हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इसको आलोचना में गिन सकते हैं। दानकर्ताओं का नाम गुप्त। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि दानकर्ताओं का नाम गुप्त रखा जाता है, आपसे गुप्त। इसी का अर्थ है कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन और भारतीय संविधान के किसी भी अधिकार का हनन होते हुए संविधान नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। और सबसे अहम बात है कि आपका है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपकी है, आपसे कुछ चीज़ छुपाया थोड़ी ना जा सकता है। तो अगर किसी का नाम गुप्त रखा जा रहा है, इसका मतलब आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो रही है, का हनन हो रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा। दानकर्ताओं, अब यहाँ पे दानकर्ता के दान करने की कोई लिमिट नहीं है, जितना दे सकते हो लाते जाओ, कोई कमी नहीं, 100 करोड़ 1 अरब जितना रुपया दे सकते हो। मैं बोला हूँ ना, 100 करोड़ से नीचे भारत का कोई भी नेता बात नहीं करता। इतना पैसा है अपने पास में, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप दे सकते हो, अपार गंगा बहा सकते हो पैसे की, ठीक है। SBI की डाटा तक पहुँच। अब भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी हनन हो रही है, सरकार की नहीं हो रही है। SBI एक गवर्नमेंट है, बैंक है। SBI एक गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक होने के पास में जो व्यक्ति उनके पास में बॉन्ड खरीदने जाएगा उसका डाटा तो मौजूद रहेगा ही, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि कोई ABC एक व्यक्ति है, ABC एक व्यक्ति है, मैं एक नेता हूँ, उसने मेरे को 1 करोड़ रुपए दिया था एक बार कि भैया ये लीजिए मेरा पैसा, 1 करोड़ रुपए आपको मैं दे रहा हूँ, आप मेरा ये काम करवा देना, ये ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे देना, या ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे देना। मैंने उसे वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन उसने बॉन्ड जब भरा था तब तो SBI में उसकी जो है डाटा मौजूद है, आपकी सरकार बन गई, वापस से चुनाव आने लग गए, फिर चंदे की ज़रूरत पड़ी मेरे को, बॉन्ड मैंने निकाला था, इस व्यक्ति, मैंने अपने चेले चापड़ा बोला बता देना ABCD एक व्यक्ति है उसको कि भाई पैसा दे, कितना पैसा दे रहा है इस बार। मेरा बंदा मेरे पास में आया और व्यक्ति मेरे पास में आया और मैंने, वो बोलते हैं कि भैया वो बोल रहा है कि कोई पैसा नहीं देगा वो। मैं फ़ोन लगा, हेलो, अरे कैसे पैसा नहीं दे रहे हो इस बार? तो बोला चलिए आपने मेरा वो काम नहीं किया था, मैं आपको कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। कोई काम करते हैं आप मेरा, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा इस बार। तो बोलते 1 रुपया नहीं देगा, रुको थोड़ा सा, हेलो इनकम टैक्स। तो बोलते अरे प्रभु आपको 1 करोड़, मैं आपको 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। वो 10 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएगा आपको। बोलते अरे भैया मेरे को बस माफ़ करो, इनकम टैक्स वगैरह से मेरे को छुटकारा दिलाओ बस। ईडी इनकम टैक्स आपके जेब में रहता है जब आप सरकार में होते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़, प्रभु मैं आपको 1 करोड़ के मैं आपको 10 करोड़ दे दूंगा, आप चिंता मत करो, अभी ला करके देता हूँ। आप भी बोलेंगे वाह 10 करोड़ दे रहा है, मैं तो 1 करोड़, हाँ बढ़िया है अभी लाओ, तुरंत लाओ, ये होगा। तो इसके डाटा तक भी आपकी पहुँच है। अब व्यक्ति डरते रहेगा आपसे कि भाई इस बार भी अगर इसको पैसा नहीं दिया तो मेरा क्या हाल होगा, तो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। कंपनी अधिनियम, अब ध्यान दीजिए, व्यक्ति ही पैसा नहीं देता है, कंपनी भी पैसा देती है, ठीक है। एक कंपनी बना ली है, वो कंपनी भी पैसा देगी, 1 सेकंड, ठीक है। कंपनी भी पैसा देती है, कई प्रकार की कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है, अडानी कंपनी है। टाटा की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, सॉरी माफ़ करना चाहता हूँ, टाटा जैसी कंपनी कोई नहीं है। कंपनी है रिलायंस कंपनी, अडानी कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कंपनी का नाम नहीं लेते, XYZ, अलग अलग 3 कंपनियां हैं हमारे पास में। तो पहले क्या होता था, कंपनी अधिनियम के अनुसार, 2013 कंपनी अधिनियम के अनुसार, जिस कंपनी के 3 वर्ष का लाभ, याद औसतन लाभ, यहाँ पे ना औसतन लाभ जिस कंपनी के 3 वर्ष का 7.5% होगा वही चंदा दे सकती है। ध्यान रखिएगा कि जिस कंपनी का 3 वर्ष का औसतन लाभ 7.5 होगा वही इस बॉन्ड को भर सकती है और चंदा दे सकती है। पर 2017 में इसको खारिज करवा दिया गया। अब ये कंपनी, ये कोई लॉ नहीं रहा है,
अब ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब सेल कंपनी बना करके भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। सेल कंपनी मतलब जाली कंपनी, जाली कंपनी बना करके भी इसका फायदा उठाया जाता है। जाली कंपनियां बनाई जाती है और लोग ब्लैक मनी को कन्वर्ट किया जाता है वाइट मनी में। तो इतनी सारी जो है इसकी आलोचनाएं हैं। सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाती है यहाँ। और भारतीय संविधान आपको केवल और केवल राइट इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको राइट देना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है। पिटीशन डाल करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ध्यान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किस धारा के अनुसार किया है। आपको तो बता दिया कि इतना सारा ये असंवैधानिक है और इससे फ़ायदा हो सकता है। हमारी अगली आपको शॉर्ट्स में आपके बता देंगे हम कि किस सरकार के पास में कितना, किस पार्टी के पास में कितनी करोड़ों की एक पार्टी है, मतलब कितना पैसा है एक पार्टी के पास में। आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किस धारा के अनुसार आई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत इस जजमेंट को दिया है। आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है। आर्टिकल 124 भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को, चलिए आपको बता दें, भारतीय संविधान यानी कि कानून सुप्रीम कोर्ट को उन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है जहां कानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर रहा हो या कर सकता हो। जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये लगता है कि हम किस धारा के अनुसार इसका फैसला सुनाए, किसी भी पक्ष का फैसला सुनाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक स्पेशल पावर है 142 आर्टिकल 142 के तहत कि वो अपने विवेक से, स्वयं के विवेक से, स्वविवेक से किसी भी पक्ष को फैसला सुना सकती है। न्यायपूर्ण फैसला, ऐसा नहीं कि कुछ भी फैसला, न्यायपूर्ण फैसला सुना सकती है अपने विवेक से। आपने देखा आलोचना में, आप देखे थे कि आपकी अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, ठीक है, राइट का हनन हो रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें सरकार को सीधा लाभ मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज को सीधा लाभ मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत, अपनी स्पेशल राइट के तहत, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित करके इसको खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई भी चीज़ आपको कहीं देखने के लिए नहीं दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी सोच और विचार के बाद में आता है, क्योंकि संसद में तो कानून को पास करना होता है दोनों सदनों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद में एक कानून होता है और खुद में कानून की भूमिका निभाता है। उसकी कोई भी फैसले को बदलने के लिए संसद में दोनों सदनों में पास होना चाहिए वो कानून। सुप्रीम कोर्ट के पास में स्पेशल पावर है 142। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सिक्योरिटी की जवाबदारी, मतलब कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। संसद कभी रक्षक नहीं बन सकती भारतीय संविधान की। अगर इन अनपढ़ों को अगर भारतीय संविधान की रक्षा का दायित्व दे दिया होता तो एक कब का संविधान को बेच के खा गए होते। तो यही आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हिस्टोरिकल जजमेंट दी है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, चुनावी बॉन्ड के ऊपर। आशा है कि हमारी यह वीडियो आपका ज्ञानवर्धन कर पाई होगी। अगली वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।